हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 10th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हम ये स्टडी कर रहे थे कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी के अंदर कोई भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है और उनको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाता है। कंट्रोल कहने का मतलब कि कोई भी एक्टिविटी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे स्टॉप होती है, कैसे स्लो, कैसे फास्ट, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हुई। और कोऑर्डिनेशन का मतलब, अब आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, तो सारे पार्ट्स मिल करके एक दूसरे के साथ मिल करके कोई काम करेंगे तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक समझ रहे हो कोऑर्डिनेशन, यानी साथ में काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो आपने सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स स्टडी किया, फिर उसके बाद आप आ गए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो प्लांट्स में आपने क्या देखा कि वहां पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फुल टू फुल किस पर डिपेंडेंट था, हार्मोन्स पर डिपेंडेंट था, फाइटो हार्मोन्स पर। वहां पर कोई नर्वस सिस्टम नहीं था। और एनिमल में आपने क्या देखा कि वहां पर दो सिस्टम है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने बात कर ली थी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम से परफॉर्म होता है। नर्व सेल्स होती हैं, रिसेप्टर्स होता है, रिसेप्टर सिग्नल लेता है, फिर वहां से नर्व्स लेके सेंसरी नर्व्स लेके जाती है कहाँ, ब्रेन में। ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। फिर वहाँ एक रिस्पॉन्स, इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स तैयार किया जाता है और फिर उस रिस्पॉन्स को फिर मोटर नर्व्स के थ्रू भेजा जाता है इफेक्टर तक। तो ये सारी बातें हमने देख ली कि नर्वस सिस्टम कैसे क्या है, सारी चीज़ें डिटेल्स में हमने स्टडी कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल के अंदर में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं ये। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, आराम से देखिए। नोट्स आपको अवेलेबल करवाया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसमें से देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, बस ध्यान से सुनना है। समझ गए? तो सबसे पहली बात आती है हार्मोन्स। सबसे पहली बात आती है हार्मोन्स। चलिए उस पर जाने से पहले हम एक जरा सा फैक्ट बात करते हैं। देखिए एक बात बताइए कि नर्वस सिस्टम तो हम लोगों में है, ये तो हमें पता है कि नर्वस सिस्टम है। सवाल उठता है कि हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत है। अगर हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्या नीड है, क्यों एक अलग से सिस्टम बनाया गया? तो इसका आंसर यह है बाबू कि देखो, नर्वस सिस्टम बहुत जबरदस्त है, क्विक रिस्पांस देता है, बहुत तेजी से रिस्पांस भी देता है, सारी चीजें बेहतर ढंग से मैनेज करता है। लेकिन नर्वस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहला, नर्वस सिस्टम उसी सेल तक अपना असर पहुंचा सकता है जहां तक न्यूरॉन गया हुआ हो। बॉडी के अंदर कई ऐसे सेल्स होते हैं, हर एक सेल तक तो न्यूरॉन नहीं गया हुआ है। हर एक सेल तक क्या नर्वस टिश्यू का जो रीच है वो हर एक सेल तक है? आंसर है नहीं। हमारे बॉडी के हर एक सेल तक तो नर्व सेल नहीं गया है, ये पहली बात। और दूसरी बात, तो पहला लिमिटेशन ये कि नर्वस सिस्टम वहीं तक अपना असर दिखा सकता, उन्हीं सेल्स पर अपना असर दिखा सकता जो नर्व सेल से जुड़ा हुआ हो। फर्स्ट लिमिटेशन ये, सारे सेल्स जुड़े हुए नहीं है। एंड सेकेंड चीज ये है बाबू कि होता क्या है, जब कोई सिग्नल जनरेट होता है ना, मान लो कि कोई सेल से कोई सिग्नल जनरेट करेगा, तो जनरेट करने के बाद फिर वो उसको कुछ समय लग जाता है नेक्स्ट सिग्नल जनरेट करने में। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम कोई सिग्नल अभी भेजे तो फिर हम नेक्स्ट सिग्नल जो भेजेंगे ना, तो उस सिग्नल, दोनों सिग्नल के बीच में गैप हो जाएगा, हम कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं भेज सकते। हर एक सेल का एक लिमिटेशन होता है कि वो कंटिन्यूअस सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकता, कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं जनरेट कर सकता। तो जो चीज हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूअस चलने वाला है, जो चीज लगातार चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, वो नर्वस सिस्टम तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लाइक हमारा ग्रोथ, अगर हमारे ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है? कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। तो नर्वस सिस्टम उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बीच में क्या आ जाएगा, गैप्स आ जाएगा, उतने बेहतर ढंग से नहीं काम कर पाएगा। तो इसीलिए वहां पर क्या आया, केमिकल कोऑर्डिनेशन आया। आई होप आपको समझ में आया, समझ गए? ओके। तो
अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर दोनों सिस्टम है, नर्वस सिस्टम भी और इंडोक्राइन सिस्टम भी, और ये दोनों मिल करके काम करते हैं। इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है, ये दोनों मिल करके काम करते हैं। और कई कई जगह पे तो एक टर्म यूज किया जाता है, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम प्लस इंडोक्राइन सिस्टम मेक्स टुगेदर न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। यही न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करता है। समझ गए बात? तो कई जगह दोनों को मिला भी दिया जाता है। तो चलिए ठीक है, तो सारी बातें आप समझ गए होंगे कि नीड क्या है इसकी। अब हम लोग शुरू करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होता है हार्मोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। क्या होता है हार्मोन्स? हार्मोन्स स्पेशलाइज्ड केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं यानी किसी भी चीज को स्टार्ट स्टॉप सारी चीजें वो कर सकते हैं। समझ गए बात? तो हार्मोन्स देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है, डिफाइन किया गया है कि हार्मोन्स आर स्पेशलाइज्ड केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच आर सिक्रीटेड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में, which are secreted in trace amount by endocrine glands and transmit information। यानी हार्मोन्स वैसे स्पेशलाइज्ड केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो बहुत कम मात्रा में सिक्रीट किए जाते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, और वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि मैसेज ले जाने का काम करता है, यानी कि मैसेंजर की तरह वर्क करता है। इसीलिए हम हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। जैसे जब हम प्यूबर्टी गेन करेंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर बॉयज प्यूबर्टी गेन करेगा तो क्या उसके अंदर में स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो वो स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट करना है, ये इंफॉर्मेशन लेके कौन जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। समझ गए? टेस्टोस्टेरोन स्पर्म फॉर्मेशन को स्टार्ट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो यहां क्या कर रहा है? उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या हो गया? एक केमिकल मैसेंजर हो गया। अगर आप फीमेल की बॉडी में बात करें तो जब चाइल्ड जो होता है, जो बेबी पल रहा होता है मां के गर्भ के अंदर, जब वो मैच्योर हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हम लोग बात करेंगे क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब मदर की बॉडी में एक ग्लैंड होता है जो एक हार्मोन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन आता है और यूटेरस वाल को रिदमिक रूप से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है, जिससे कि चाइल्ड बर्थ होता है। तो आप सोचिए, तो ऑक्सीटोसिन क्या किया? एक इंफॉर्मेशन लेके आया ना कि यूटेरस के वाल को क्या करना है, अब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। तो केमिकल मैसेंजर का काम किया ना। तो हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स बिकॉज इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। अच्छा, यहां एक बात नोट करने की है बाबू, चाहे हार्मोन हो चाहे एंजाइम्स हो, ये दोनों के दोनों प्रोटीन्स हैं बाबू। ये दोनों के दोनों क्या है? प्रोटीन्स है, याद रखिएगा। ये दोनों के दोनों स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। हो सकता है नोट में ना लिखा हो, आप लिख लीजिए, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। नोट करके लिख लीजिए इस बात को। चलिए, अब सवाल उठता है, तो देखिए नोट में नेक्स्ट पॉइंट है। अब हार्मोन जो है वो सिक्रीट कहां से होता है? ग्लैंड्स। किससे होता है? ग्लैंड्स से। कितने मात्रा में? बहुत कम मात्रा में। तो हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय ग्लैंड्स, और वो करता क्या है? ग्लैंड से सिक्रीट होने के बाद ब्लड उसे ले जाता है, वो ब्लड के साथ फ्लो करता है और पहुंचता है उस ऑर्गन तक जहां उसको अपना असर दिखाना है। समझ गए? ब्लड के थ्रू वो क्या करता है? फ्लो करता है, ब्लड के साथ वो फ्लो करता है और पहुंचता है उस ऑर्गन तक जहां उसे असर दिखाना है। और किसी भी हार्मोन का असर जिस ऑर्गन पर होगा वो उसका टारगेट ऑर्गन कहलाता है। क्या कहलाता है? टारगेट ऑर्गन कहलाता है। जैसे मैंने अभी तुरंत बात की कि ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा यहां होता है, हम पढ़ने वाले हैं। तो वहां से फीमेल बॉडी में मान लो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, वो एक केमिकल मैसेंजर है, वो ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगा? यूटेरस में, फीमेल बॉडी के यूटेरस में, और उसके वाल को कंट्रैक्ट करवाना शुरू करेगा। तो ऑक्सीटोसिन का टारगेट ऑर्गन कौन सा हुआ? यूटेरस। आई होप आपको समझ में आया। देखिए नोट में सारी बातें लिखी गई है, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन ए स्मॉल अमाउंट बाय द ग्लैंड्स एंड कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
यानी पूरे बॉडी में ले जाया जाता है किसके द्वारा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। हार्मोन, द ऑर्गन व्हिच रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स आर कॉल्ड टारगेट ऑर्गन्स, यानी वैसे ऑर्गन जो हार्मोन के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, हार्मोन के लिए अपना असर, हार्मोन जिन पे अपना असर दिखाता है, वो क्या कहलाता है? टारगेट ऑर्गन। और जो टारगेट ऑर्गन है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कौन? हार्मोन। कोई भी हार्मोन अगर हमारी बॉडी में ज्यादा या कम हो जाएगा तो हमें, वो बहुत खतरनाक चीज होती है। हार्मोन्स का इंबैलेंस आपके बॉडी में भयंकर तरीके से काम करता है, समझ गए? तो कोई भी हार्मोन ना हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? कोई भी हार्मोन ज्यादा ना हो जाए, कोई भी हार्मोन कम ना हो जाए, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म, समझ गए? अब आपको कहे सर ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जब किसी हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है तो ब्लड में उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो हमारा बॉडी क्या करता है? उस ग्लैंड को, जो ग्लैंड उस हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, उसे सप्रेस कर देता है। उसे कहता है कि नहीं, अब हार्मोन मत बनाओ। समझ गए? यानी कि क्या हुआ? ये फीडबैक है। फीडबैक समझते हो ना आप? कि मतलब फीडबैक कहता है ना कि इसका फीडबैक दो। आप हिंदी अब इसका क्या बताए? फीडबैक मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा चीज, कोई आपको कुछ खाना, मान लो कि आप कोई खाना खाए और आप कहते हो वाह जबरदस्त खाना था, तो वो फीडबैक दिया आपने, वो फीडबैक दिया आपने। या आप खाते हैं बेकार लगता है, आप कहते हैं नहीं बेकार खाना था, वो फीडबैक है। समझ रहे हो ना बात? फीडबैक है। तो अगर ब्लड के अंदर किसी हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या किया जाएगा? उस ग्लैंड को सप्रेस किया जाएगा कि अब इस हार्मोन को नहीं बनाना है, तो कम कर दिया जाएगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो अमाउंट लिमिट हो जाएगा। अगर मान लो कोई हार्मोन कम हो गया, कोई हार्मोन क्या हो गया? कम हो गया, तो जो ही कम हुआ तो ब्लड में उसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो फिर फीडबैक दिया जाएगा कि अरे हार्मोन कम हो रहा है, तो क्या किया जाएगा? उस ग्लैंड के, जो ग्लैंड उस हार्मोन को बनाता है, उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट किया जाएगा, यानी कि उसे कहा जाएगा कि ज्यादा हार्मोन बनाओ। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? हार्मोन बैलेंस को मेंटेन करता है। नोट में नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने जानबूझकर नहीं लिखा। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा होगा उन्हें समझ में नहीं आएगा फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? आप नोट डाउन कर सकते। फीडबैक मैकेनिज्म, इट इज अ मैकेनिज्म which balances the hormone concentration in our body, which balances the hormone concentration in our body when the amount of hormone in our body, when the amount of any hormone in our body is more than our endocrine system suppress the secretion of that gland, उसके क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। And when the concentration of a hormone is less in the blood, then our endocrine system stimulates the secretion of that gland, and by this mechanism the hormonal balance is controlled. हार्मोनल बैलेंस को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फीडबैक मैकेनिज्म। तो जब ये फीडबैक मैकेनिज्म काम नहीं करता है तो आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट होता है और वो बहुत भयंकर होता है, बीमार हो जाता है इंसान। देखते होंगे आप, कई लड़कियों को दाढ़ी मूछ निकल जाता है, कई लड़कों को नहीं निकलता है। नहीं, जनरली हमारे बॉडी के अंदर भयंकर तरह से दिखता है हार्मोनल इंबैलेंस। तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है किसी भी हार्मोन का ज्यादा या कम होना। आई होप आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं ग्लैंड्स के ऊपर। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले वैसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स होते हैं जो किसी स्पेशलाइज्ड केमिकल्स को बनाते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड केमिकल्स दो हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने वाले स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स को हम ग्लैंड्स कहते हैं। समझ गए? देखिए आपके नोट में लिखा गया है कि द स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच सिक्रीट स्पेशलाइज्ड केमिकल सब्सटेंसेज लाइक एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो जो स्पेशलाइज्ड केमिकल सब्सटेंसेज बनाने का काम करता है, जैसे कि एंजाइम्स और हार्मोन्स, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। ग्लैंड्स क्या है, समझ में आ गया? जो या तो हार्मोन बनाएगा या एंजाइम बनाएगा वो ग्लैंड्स कहलाएगा।
हमने बात की, हम लोग ग्लैंड्स पहले से भी पढ़ रहे हैं, हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, सिलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, हम लोग बार बार ग्लैंड वर्ड यूज कर रहे थे ना। तो एंजाइम्स बनाने वाले को भी ग्लैंड कहते हैं और हार्मोन बनाने वाले को भी हम ग्लैंड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अब हमारे बॉडी में, एनिमल की बॉडी में 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ध्यान से सुनिए, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। व्हाट इज इंडोक्राइन ग्लैंड? इंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड को कहा जाता है जिनके पास डक्ट नहीं होता है, यानी जिनके पास नली नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नली नहीं होती है। मतलब वो अपना सिक्रीशन, वो जो कुछ भी बनाएंगे, वो जो हार्मोन बनाएंगे, अभी हम हार्मोन की ही बात करेंगे, एंजाइम को आप साइड में रख दीजिए क्योंकि वो डाइजेशन की बात थी, अभी हम हार्मोन की बात करेंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन बनाएगा या जो केमिकल वो सिक्रीट करेगा, वो डायरेक्ट अपने सराउंडिंग में सिक्रीट करेगा। उसके पास कोई नली नहीं है कि जिस नली से वो भेजेगा कहीं पर, यानी डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड को कहा जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड। लाइक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा थायराइड ग्लैंड, हमारा पैराथायराइड ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स है, सारे के सारे हम पढ़ने वाले, इसमें तो हमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स ही पढ़ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसे कहा जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास डक्ट होता है, नली होती है, और वो अपना सिक्रीशन एक नली के द्वारा सिक्रीट करते हैं, यानी कि नली में सिक्रीट करते हैं। जैसे लीवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता था तो क्या डायरेक्ट सराउंडिंग में सिक्रीट करता था? नहीं, वो एक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लाडर में भेजता था उसको, याद होगा आपको, और गॉल ब्लाडर से फिर एक डक्ट के थ्रू वो कहां आता था? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता था। तो लीवर के पास कौन सा है? लीवर के पास डक्ट है ना बाबू। तो लीवर क्या हो गया? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। जैसे हमारा सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड में भी क्या होता है? वहां पे डक्ट होता है, नली होती है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में 3 पेयर सेलेवरी ग्लैंड से आता है सिक्रीशन। तो जिनके पास डक्ट हो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और जिनके पास डक्ट नहीं हो वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब तीसरा टाइप कौन है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड ऐसे हैं बाबू जिनका कुछ पार्ट इंडोक्राइन है और कुछ पार्ट एक्सोक्राइन है। ये अजीब है, यानी उसके कुछ पार्ट जो होते हैं, कुछ सिक्रीशन वो डक्ट में डालते हैं और कुछ सिक्रीशन डायरेक्ट सराउंडिंग में। जैसे एग्जांपल के लिए पेंक्रियाज जब पेंक्रिएटिक जूस बनाएगा तो पेंक्रिएटिक जूस डक्ट के थ्रू पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां डक्ट है, यानी पेंक्रिएटिक जूस ले जाने के लिए उसके पास डक्ट है, यानी वो क्या हो गया? एक्सोक्राइन हो गया। लेकिन जो वो इंसुलिन बनाएगा, वो इंसुलिन ले जाने के लिए उसके पास डक्ट नहीं है। पेंक्रियाज 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, पढ़ेंगे हम लोग आगे। वे दोनों ब्लड शुगर कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, ब्लड में शुगर का कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन जो वो बनाते हैं वो किसी डक्ट में रिलीज नहीं करते, डायरेक्ट सराउंडिंग में रिलीज करते हैं। तो पेंक्रियाज, अब देखिए, पेंक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या कर रहा है? सराउंडिंग में डाल रहा है, यानी क्या है? वो इंडोक्राइन है। और जो पेंक्रिएटिक जूस है उसे क्या कर रहा है? डक्ट में डाल रहा है, तो वो क्या हो गया? एक्सोक्राइन हो गया। तो पेंक्रियाज के पास कुछ पार्ट उसका इंडोक्राइन है, कुछ पार्ट एक्सोक्राइन है, और ऐसे ग्लैंड को हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। आपको सब कुछ समझ में आया हो तीनों टाइप्स? तो देखिए मैं नोट में डेफिनेशन बता दूं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दोज ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट्स फॉर डिस्चार्जिंग देयर सिक्रीशन, जिनके पास डक्ट होगा सिक्रीशन के लिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल स्वेट ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, लीवर, ईटीसी। ठीक। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, दोज ग्लैंड्स व्हिच लैक डक्ट्स, यानी जिनके पास डक्ट नहीं होता है, एंड पास देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द सराउंडिंग बॉडी फ्लूइड, यानी वो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट क्या करता है? अपने सराउंडिंग बॉडी फ्लूइड में डाल देता है, ब्लड में डाल देगा, यानी तो जो टिश्यू फ्लूइड होगा उनमें डाल देगा। उन्हें कहा जाता है क्या? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, etc. हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, दोज ग्लैंड्स व्हिच कंटेन बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट्स, यानी जिनके पास इंडोक्राइन भी हो, एक्सोक्राइन पार्ट्स भी हो, क्या कहलाएगा? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जांपल है पेंक्रियाज। आई होप आपको सारे इस बात समझ में आई होंगी। अब हमें पढ़ना है हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स है और वो कौन कौन सा हार्मोन बनाते हैं और वो हमारे बॉडी पे क्या क्या काम करते हैं, ये सारी बातें हमें समझनी है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आखिरी पार्ट में हम जा रहे हैं, इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। कोई डाउट हो तो बाबू जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, यानी तो आपका जो व्हाट्सएप प्रॉब्लम डेस्क है उसमें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्या, सारे के सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है।